स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक द डे साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता एंड आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। इसमें हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं आज, वो क्वेश्चंस हमको मदद करते हैं कि एक यूनिट सेल में जो एफसीसी बीसीसी मतलब जो स्ट्रक्चर्स हम यूनिट सेल्स का पढ़ते हैं स्पेसिफिक किसी भी एलिमेंट का, वो आपका कितने यूनिट सेल्स बना सकता है और कितने यूनिट सेल्स नहीं बना सकता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है। सो आज हम वही डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह एक यूनिट सेल में आपका अकॉर्डिंग टू ग्राम कंसंट्रेशन हम अपना यूनिट सेल्स का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और यूनिट सेल्स कितने इम्पॉर्टेंट रहते हैं एक एलिमेंट के लिए, वो भी हम जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, पर जो कंसेप्ट है उनको अगर आप क्लियर कर लेंगे सो वही आपका बेसिक मतलब जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर देगा। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीडिंग करना। सो ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स x and y crystallizes in the cubic structure where x atoms are at the corners of the cube and y atoms are at the alternate faces. What is the formula of the compound? देखिए क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग समझते हैं। एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें एक्स वाई एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक्स अलग एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है और वाई एक अलग क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है। एक्स आपका कैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है? कॉर्नर्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रक्चर आपका एक्स का दिख रहा है और वाई आपका अल्टरनेट फेसेस में। अल्टरनेट फेसेस मतलब क्या समझते हैं, पहले ये बताइए। देखिए आपका एक्स के बारे में तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि एक्स आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है और वाई आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वाई आपका क्या है, अल्टरनेट फेस में प्रेजेंट है। देखिए अल्टरनेट फेस में एटम्स का प्रेजेंट होना मतलब ये है कि मान लो कि आपके पास एक क्यूब में एक फेस हाफ एटम कवर करता है। अब मतलब अगर हम 6 एटम्स की बात करें, हम 6 फेसेस की बात करें तो 6 फेसेस के अकॉर्डिंग अगर हम एटम्स का कंसिडरेशन देखें तो आपका 3 एटम्स आएगा और 3 एटम्स पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आता है। पर अगर हम अल्टरनेट फेसेस की बात करें, मतलब कोई एक ऑपोजिट फेसेस के अगर हम सिलेक्शन करें, सो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि हाफ ऑफ एटम कंट्रीब्यूट करके एक एटम का हम कंसिडरेशन दे रहे हैं। सो वहाँ से हम एक पॉइंट उठाएंगे कि in opposite faces, in one set of opposite faces we have a set of one atom. So वहाँ से हमको मतलब हम अगर 2 फेसेस की बात करें और अगेन 2 फेसेस में अगर हाफ एटम आ रहे हैं तो मतलब टोटल एक एटम का कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिल रहा है और वो 2 फेसेस को मिला के मिल रहा है। 2 फेसेस को यहाँ पर अल्टरनेटिव फेसेस के नाम से हम मतलब क्वेश्चन में हम जान रहे हैं। सो आपको अल्टरनेटिव फेसेस का मतलब ये समझ में आ गया। हम बाद में और पढ़ेंगे कि अल्टरनेट फेसेस का जब सेंटर में पॉइंट आ जाता है ना क्वेश्चन में, तब उसका कैसे सॉल्यूशन आता है। पर अभी के लिए आप ये जानो कि अल्टरनेट फेस का मतलब आपको बताया जा रहा है कि कोई एक फेस का ऑपोजिट फेस का मिलावट, जिसको हम हाफ करके 1 एटम का कंसिडरेशन मानते हैं। सो यही आपका अल्टरनेट फेस का जो वैल्यू आने वाला है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फॉर्मूला बनने वाला है, वो आएगा कितना, 2 × 1/2 विच इज़ 1। सो हम अगर कॉर्नर्स की बात करें, सो एक्स आपका प्रिमिटिव है और प्रिमिटिव में कितना होता है आपका एटम, कितना होता है, 1 होता है ना। सो हम बोल सकते हैं कि एक्स विल बी कंसिडर्ड एज 1 एंड वाई ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज 1। सो एक्स वाई इज ए मतलब कन्फर्म्ड फार्मूला। सो फॉर सोल्यूशन 1 मैं लिख देती हूँ। फॉर सोल्यूशन 1 आप लिखेंगे कैसे, एक्स एटम्स are primitive unit cell, have 1 atom, ठीक है। और इसका कैसे होता है फॉर्मूला, 8 × 1/8 ना कॉर्नर्स का। सो 1 आता है इसके लिए। और अगेन अगर हम वाई एटम्स की बात करें, सो वाई एटम्स आपका कहाँ गए, अल्टरनेट फेसेस में। मतलब अल्टरनेट फेसेस का मतलब ये होता है कि आपका एक फेस अगर हाफ है, सो अगर हम 2 ऑपोजिट फेसेस की बात करें टू मेक 1 एटम, सो वी विल हैविंग
2 faces is equals to 1/2 into 2, which is 1 atom contribution. So 1 atom for y and again 1 atom for x. So the required formula we will have, required formula we will going to have as x y. आपको दिख रहा है x y, ठीक है. अब इसका रेशियो कैसे बनेगा, 1:1. आपको समझ में आ रहा है x y, ठीक है. अच्छा, अब हम अपना सॉल्यूशन 2 स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन 2 में क्या दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं हिंदी में. If 3 elements P, Q and R crystallize in cubic lattice with P atoms at the corners and Q atoms at the body center and R atoms at the face center, then write the formula of the compound. देखिए, आपका क्वेश्चन में बताया गया है कि जो आपका P एटम्स है, एक कंपाउंड है, उसमें जो P एटम्स है वो क्रिस्टलाइज हुआ है एक एटम, एक यूनिट सेल में, विच इज़ प्रिमिटिव, ठीक है. अगर यहाँ पर देखिए कॉर्नर्स की बात हो रही है, और Q एटम को बताया जा रहा है कि बॉडी सेंटर्ड है, और R एटम आपका किस में है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में. अब यहाँ पर अगर मैं तीनों को मिला के एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँ तो आपको कैसे आ जाएगा. देखिए, आपका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, एवरी यूनिट सेल का जो बेसिक से वैल्यू आता है वही हमको लिखना है, ठीक है. ऐसे नहीं कि हम प्रिमिटिव को मिला देंगे. देखिए, प्रिमिटिव को हम साथ लेके ही चल रहे हैं और बना रहे हैं एक लैटिस. सो आपको ध्यान रखना है कि आप एवरी टाइम 1 के साथ प्लस मत कर दीजिएगा. यहाँ पर आपको बेसिक फॉर्मूला लिखना है, याद रहेगा आपको. ओके, सो P आपका क्या है, कॉर्नर्स में. Q आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड में. R आपका क्या है, फेस सेंटर्ड में. मतलब PQR3 विल बी द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर्मूला कैसे बनेगा. सो सॉल्यूशन 2 आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम टाइम में. P इज इन कॉर्नर, वैल्यू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू 1 एटम. लिख देती हूँ मैं 1 एटम. और Q इज in body center, which again has a 1 atom in the center of the body. So again it will have 1 into 1 consideration. So 1 atom again आपका body center का भी आ जाएगा. और R आपका है face centered में. R is in face centered cubic unit cell. So इसका भी आपका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 6 फेसेस रहते हैं और 1 फेस में आपका हाफ एटम कंट्रीब्यूट होता है. सो 6 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3 एटम, है ना. सो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा PQR3. सो द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इज, मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला. आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है. PQR3, P का 1, Q का 1 जिसको शो नहीं किया जाता, PQ ऐसे आपको दिखेगा. इसका नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 0 है, ये 1 है ना. 1 मतलब 1:1:3 ऐसे. सो R का मतलब 3, मतलब 3 एटम्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं फॉर द R. सो R एटम फेस सेंटर्ड में था, इसीलिए आपका 3 आया, 4 नहीं. 4 आपका तब आता जब ये किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में गिवन रहता. ये भी हम देखेंगे कि किस किस कंडीशंस में आपका वैल्यू चेंज हो जाता है और कैसे कैसे हमारा जो मतलब ये कंसेप्ट बदलने का मेथड है वो हम करेंगे. सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ये 2 क्वेश्चंस. सो अगेन ये क्वेश्चंस को हम इसीलिए सीख रहे हैं जिससे हमारा जो बात का जो वीडियो हो वो क्लियर हो जाए, उसके कंसेप्ट. क्योंकि हम जब अब थ्योरी जो पढ़ाएंगे वो ये सब को समझने के बाद ही पढ़ाएंगे, ठीक है. सो आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना है जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए. ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स x and y हैज़ अ क्यूबिक यूनिट सेल इन विच x atoms are at the corners of the cube and y atoms are at the face center. What is the formula of the compound? देखिए, एक कंपाउंड है जो कि x and y एटम से मिलकर बना है, ठीक है. अच्छा, जिसमें जो x एटम्स हैं वो कॉर्नर में अगेन प्रिमिटिव है एंड y एटम्स क्या है, फेस सेंटर्ड में है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. देखिए, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो प्रिमिटिव रहता है उसका 1 रहता है और y आपका क्या रहता है, अगर फेस सेंटर्ड में होता है, बॉडी टाइपल में होता है, तो उसका जो पर्टिकुलर एटम का कंट्रीब्यूशन रहता है वही हम लिखते हैं. सो अगर यहाँ पर बता दिया गया है कि y एटम आपका फेस सेंटर्ड में है, मतलब y का कितना हो जाएगा वैल्यू, 3. सो XY3 इसका आंसर आ जाएगा. अगेन यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 3 वही आ जाएगा. क्या आएगा, XR इन प्रिमिटिव इज इक्वल्स टू 1. कैसे आता है 1, 8 इंटू 1/8 ना. अच्छा, और
y are in face centered, ठीक है। कैसे आता है इसका 6 into 1/2 ना, for one face half and for 6 faces it will be 3, so xy3 will be the required formula। अच्छा हो गया। अब हम इन तीन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक्स वाई एटम से एक कंपाउंड बना जिसमें आपका अल्टरनेट फेज के लिए आपका जो एटम का कंट्रीब्यूशन रहा वो 1 रहा। और सेकंड क्वेश्चन में आपका पी क्यू आर से एक कंपाउंड बना जिसमें आपका जो आर है वो फेज सेंटर्ड होने की वजह से उसका थोड़ा सा चेंजेस आया रेशियो में, बाकी पी क्यू का 1:1 रहा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, एक्स और वाई है, अगेन एक्स वाई से कंपाउंड बन रहा है और सेम एक्स का प्रिमिटिव रहा और वाई का फेज सेंटर्ड रहा। फेज सेंटर्ड की वजह से हमारा जो रेशियो आ गया वो 1:3 का आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है, रीड कीजिए। ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स एंड बी आर एट द फेस सेंटर्ड। 2 A एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम द 2 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए इस बार जो क्वेश्चन है उसमें कुछ आपको कंडीशंस दी गई है, मतलब क्वेश्चन में कुछ बदलाव आया है जो नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका नॉर्मली क्यूब नहीं हो सकता उसी को हम एक्सपेरिमेंटली करके दिखा रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटली पूछा गया कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझते हैं। एक यूनिट सेल है जो कि आपका ए और बी से बना हुआ है और जहाँ पर आपका बी है वो फेस सेंटर्ड में फेस सेंटर्ड है, मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है और जो ए है वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। और प्रिमिटिव यूनिट सेल होने के बाद आपका जो उसमें एटम्स का रिडक्शन हुआ वो 2 एटम्स का मतलब रिडक्शन हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 एटम्स को वहाँ से हटा लिया गया। हमें पता है कि जो आपका कॉर्नर रहता है, मतलब हम जब एक क्यूब में कॉर्नर देखते हैं वो कितने कॉर्नर्स से बने रहते हैं, 8। सो 8 कॉर्नर्स का होने का मतलब ये है कि एक्चुअल में वहाँ पर 8 एटम्स आ सकते हैं, 8 एटम्स आ सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट पोजिशन। अब हम देखते हैं ना कि 8 × 1/8, सो अगर 1 एटम को हम 8 भागों में विभाजित कर रहे हैं, सो हम आप ही सोच के बताओ कि 8 एटम्स को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 8 एटम्स के साथ आपका 8 कॉर्नर्स डिवाइड होते हैं जिसके थ्रू आउट हमारा 1 एटम ईच कॉर्नर आता है। अब हमारा यहाँ से अगर हम थियोरेटिकली समझने की कोशिश कीजिए कि 8 आपका क्या है कॉर्नर है और इन्हीं 8 कॉर्नर्स में आपका एक एटम 8 बार क्या होगा, डिवाइड होगा। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो 8 कॉर्नर्स है, अगर ये 8 कॉर्नर्स इस एटम के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो आपका 8 एटम्स पर कॉर्नर आ रहे हैं, है ना। सो मतलब 8 एटम्स पर 8 कॉर्नर आ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि 8 कॉर्नर मतलब 8 एटम्स, मतलब एक एक कॉर्नर में एक एक एटम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, इस तरह बात होती है। सो 8 × 1/8 इज इक्वल्स टू 8/8, इट विल बी हैविंग 1। तो आप ही सोच के बताओ कि अगर इस वाले कॉर्नर में ये वाला कॉर्नर, ये तो आपका फिक्स्ड है, ये आपका एक एटम का ही 8 भाग आपका करना ही पड़ेगा, पर ये वाला जो 8 है, आप समझ रहे हो कि 8 × 8 करने से हमको 8 एटम मिला। तो आप सोचो कि इसी 8 कॉर्नर को अगर मैं रिड्यूस करके 2 एटम्स ले लूँ, आपका यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि इफ़ 2 A एटम्स आर मिसिंग, आपका 2 एटम्स अगर मैं उठा के कहीं रख दूँ, सो आपका 8 - 2 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। सो ये 6 अब आपका एटम्स बनेगा। अब ये 6 एटम्स को आपको 8 कॉर्नर्स में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो 6/8 विल बी द कंट्रीब्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अगेन ये आपका अगर ए के लिए है ना, सो बी के लिए आपका क्या हो जाएगा, बी के लिए कितना दिया हुआ है, बी आर एट द फेस सेंटर, मतलब बी आपका फेस सेंटर्ड है। अगेन बी अगर फेस सेंटर्ड है मतलब 3 है। अगर अब आप सोच के बताओ कि जो आपका ए बी एक्स वाई ऐसे जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे जितने भी रेशियोज़, वो एक्चुअल में किस फॉर्म में थे, आप ही बताओ। देखिए जो आपका एक्स है और जो आपका वाई है, अगर आपका फर्स्ट नंबर है वो अगर ऐसे है, अब दूसरा नंबर अगर कुछ मान लो कि y टू द वाई इन क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोलते हैं ना इसके नीचे का जो पार्ट रहता है
वो वाला अगर पार्ट आपका कुछ है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में इससे डिवीजन में है, ठीक है। तभी हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये एक्चुअल में 1:1 रेशियो में बताया जाएगा। अगर यहाँ पर XY2 रहता तो इसको हम बोलते हैं 1:2, मतलब कहीं ना कहीं y आपका x के रिस्पेक्ट पे है, आप समझ रहे हो। अब अगर a में 6/8 है तो मतलब b a के जस्ट डिवीजन में होगा। आप समझ रहे हो कि ऐसे बताना चाह रही हूँ मैं, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, इसको ध्यान मत दीजिए, आप इसको देखिए। तो अगर 6/8 आपका ऐसे है ना, सो अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूँ तो पहले तो आप 6 और 8 को काट सकते हो, कितने में, 2 3 6 और 2 4 8, और 3/4 है, और 3/4 अगर डिवाइड में मैं 3 लिख दूँ रेशियो की वजह से, सो आपका इसका पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, a, है ना, और इसका आपका आ जाएगा 3/4 आया, और b का आपका 3 आया, है ना। और 3 को हमने लिखा था कुछ ऐसे, 3/4 b 3, so 3 will be cancelled and a b 4, बिकॉज a 1:4 आ रहा है, मतलब आपका 1:4 ऐसे आएगा, 1:4। सो मतलब a के नीचे अगर डिवीजन में 4 है, इसका मतलब ये है कि 1:4 इज द बेसिक आंसर एंड 4 इज द करेक्ट वैल्यू फॉर b, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस व्हेन द 2 एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम a फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स, सो हमारा जो फॉर्मूला बन के आया, जो हमारा फॉर्मूला रेडी होके आया, वो AB4 आया, समझ रहे हो आप। सो इट इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ऐसे आपको बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग आंसर चेंज रहेंगे, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह इसका चेकअप होता है, और इसी अकॉर्डिंग हम जो अपना क्वेश्चंस का सॉल्व करने का तरीका है वो भी अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपकी यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरह आपका जो AB4 है वो आया, और किस तरह आपका रेशियो में सब डिपेंड रहता है, इस तरह के क्वेश्चंस वो भी हमको सीखने को मिला। अगेन रेशियो में आपको जब कोऑर्डिनेशन नंबर आप NaCl फिर कैल्शियम फ्लोराइड ऐसे स्ट्रक्चर्स आप देखोगे ना, तो रेशियो का बहुत बहुत बड़ा आपको एक रोल देखने को मिलेगा। सो अब ध्यान रखिए कि रेशियो इज़ द बिगेस्ट थिंग इन दिस सॉलिड स्टेट थ्योरीज। ओके, सो यहाँ तक हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब इन विच एनायंस B आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना। ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब इन विच एनायंस B आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स एंड कैटायंस A एट द सेंटर ऑफ द अल्टरनेटिव फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए, जो आपका क्वेश्चन का मतलब है वो है कि जो आपका एनायंस है, मतलब पहले काम करते हैं कैटायंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि कैटायंस इज स्मॉलर इन साइज, तो कैटायंस को पहले देख लेते हैं। सो कैटायंस आपका क्या है, सेंटर ऑफ द अल्टरनेटिव फेसेस है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो फेसेस हैं वो अल्टरनेट में कब हम देखते हैं और कब हम सेंटर ऑफ द फेसेस देखते हैं अल्टरनेट। मतलब इस बार कैसे पता चल रहा है आपको पता है, अगर हमारे पास 6 फेसेस होते हैं इन अ क्यूब, सो अल्टरनेट फेसेस विल बी एज 1 1 1, मतलब हम बोल सकते हैं कि 6 का हाफ मतलब 3, मतलब 3 फेसेस में अगर हम हाफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन देखें, सो इट विल बी 3 हाफ। आप समझ रहे हो, 3/2। सो हम लिख लेते हैं कि फॉर सॉल्यूशन नंबर 5 क्या था, हाँ, फॉर कैटायन क्या है, A at the center of alternate faces ठीक है। कितना है, मान लो कि हमारे पास एक क्यूब है, आई होप कि आपको दिख रहा हो क्यूब। अब इस क्यूब को मैंने बनाया, अब ये क्यूब में आपका कैसे बना, मान लो कि इस क्यूब में टोटल 6 फेसेस हैं। अब 6 फेसेस में अल्टरनेट फेसेस के सेंटर में बात हुई जा रही है, मतलब जो जितना फेसेस आपका होना चाहिए विच इज 6 × 1/2 = 3 एटम्स, बट यहाँ पर आपका 3 फेसेस की बात हो जा रही है, मतलब 3 फेसेस में आपका एटम्स का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। अगेन आपका कंडीशन आ गया, जो नहीं होना चाहिए वो आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मतलब इस बार आपका जो
अल्टरनेट फेसेस अगर ये है तो हमारा ये नहीं होगा, ये होगा, अगर ये है तो ये नहीं होगा, अगेन आपका बीच में कहीं आएगा, ये नहीं होगा, अगर आपका बीच में कहीं आएगा, और बीच में अगर होगा तो पीछे नहीं आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं अगर राइट होगा तो उसके मतलब हम बोल सकते हैं कि जस्ट सामने नहीं हो सकता, ऐसा ऑपोजिट नहीं हो सकता, ऐसे साइड बाय साइड नहीं हो सकता, जस्ट दे आर लोकेटेड एज अ शेल्टर टाइप ऑफ मूवमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि एट द सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेसेस इट विल बी कंट्रीब्यूटेड three atoms per faces, and if 1 and 2 atom is there for one faces, so for three atoms या फिर हम अगर मैं बोलूँ कि 3 faces कितना होगा, 3 faces ना, so 3 faces it will be 3/2 है ना एटम, 3/2 एटम पर फेसेस की बात हो रही है, अगर हाफ एटम फॉर 1 फेसेस है। आप समझ रहे हैं कि 3 फेसेस में आपका एटम का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा, जहाँ पर आपका 6 फेसेस में होना चाहिए। आपका अगेन कंडीशंस चेंज कर दिया गया है। अब आपका जो सोल्यूशन है उसमें चेंजेस ये आया कि 3/2 विल बी द कंट्रीब्यूशन फॉर कैटायन। सो कैटायन अगर आपका ए है तो ए 3/2, अगेन रेशियो में अगर 2 है मतलब ये कहीं ना कहीं बी में शिफ्ट हो जाएगा। अगर बी का हमारे पास प्रिमिटिव आया तो इट विल बी द फॉर्मूला ऑफ A3B2। हम देखते हैं अगर पी का प्रिमिटिव होगा तो होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब इन विच कैटायंस आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड एनायंस आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। अच्छा हाँ देखिए, एनायंस बी प्रेजेंट है ईच कॉर्नर, मतलब प्रिमिटिव है। अगर बी 1 है मतलब अगर बी के साथ इसका डिवीजन भी हो जाएगा ना तो भी ये 2 ही रहने वाला है रिस्पेक्ट में। सो इट विल बी फॉर्मूला ऑफ A3B2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। हाँ और तीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम, उसको थोड़ा सा रीड करना इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आप अच्छे से समझना। ओके सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, atoms A, B, C and D are present at corners from face centered, body centered, edge centered respectively in a cubic unit cell. Find the formula of compound। बहुत ईजी है। आपका फर्स्ट जो A है, B है, C है, D है, ये चारों आपका एक एक एटम है और ये एक एक एटम मिलकर एक यूनिट सेल बना रहे हैं। आप समझ सकते हो कि यूनिट सेल का मतलब आप समझ सकते हो एक लैटिस की बात हो रही है, ठीक है। मतलब एक एक यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मेक अ कंपाउंड एंड फॉर्म्ड अ लैटिस इफ द 4 elements are totally equal, so it will be again in a unit lattice आप बोल सकते हो। so अगर आपका A है वो अगर corners में है मतलब हम बोल सकते हैं कि it will be contributed as like this type of formula having one value। again B आपका क्या है, body centered है, so इसमें कोई condition नहीं है, ये सिंपल सा आपका है फॉर्मूला। सो आपका कोई भी अगर आप फॉर्मूला चेक करोगे ना, सो ये आपका बाद में थियोरेटिकली प्रूव्ड हो सकता है। अच्छा और अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह निकालना चाहो तो आप जस्ट किसी भी रेशियो का जो आपका डिवीज़न होता है, डिवीज़न फॉर्म होता है, सो वो डिवीज़न फॉर्म को आप कर सकते हो, जस्ट उसका मल्टीपल निकाल सकते हो और मल्टीपल निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाते हैं ना बहुत बार कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वलाइज हो जाते हैं। जैसे हमने x/3 अगर हम पढ़ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं 1:3 का रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर हम 3 की बात करें, अगर हम 3 की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपका एल्यूमिनियम की बात हो रही है, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ आपका जितना भी ये जुड़ सकता है मतलब जो आपका बेस जुड़ेगा वो आपका 3 में जुड़ेगा, मतलब थ्राइस में जुड़ेगा। सो इट विल बी लाइक द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सम 2/6 एंड 2/6 इज़ नथिंग बट 1/3। सो हम बोल सकते हैं कि फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड स्टेट द एल्यूमिनियम हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। सो ऐसे आप चेकिंग मेथड से लगा सकते हो। सो हम बाद में और पढ़ेंगे कि डेंसिटी में किस तरह आपका चेकिंग मेथड आता है, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर का आपका अकॉर्डिंग टू दी एजेस और नियरेस्ट नेबर्स ऐसे हम पढ़ते हैं। ओके सो हम NaCl का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक है, यही समझ नहीं आता। पहले आप इनको अच्छे समझो, आप इसको अगर अच्छे समझ गए जो मैं आपको बता रही हूँ
सो आपका कोई भी डाउट नहीं आने वाला इन फ्यूचर। ओके, सो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में आपका बी क्या था, फेस सेंटर्ड था। फेस सेंटर्ड इज नथिंग बट वन फेस हैव हाफ एटम्स, so 6 faces will have 3 atoms per unit cells, it will be having 3 atom ना। ओके, सी में आपका क्या दिया हुआ है, एच सेंटर्ड है। ओके, आई होप, हाँ बॉडी सेंटर्ड भी है। सो बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, 1/1 मतलब बॉडी के सेंटर में एक एटम और कहीं शेयरिंग नहीं हो रहा है, सो 1/1 इज इक्वल्स टू 1 एटम कंट्रीब्यूशन। एंड फॉर डी इट विल बी एच सेंटर्ड इज नथिंग बट फेस सेंटर्ड। और हाँ, मैं ना पिछली क्लास में बताना भूल गई थी कि आपका जो एंड सेंटर्ड रहता है उसको हम बेस सेंटर्ड के भी नाम से जानते हैं। सो आप ध्यान रखिएगा, आपका कहीं क्वेश्चन में अगर बेस सेंटर्ड पूछा गया सो बेस सेंटर्ड का एंड सेंटर्ड ही आप लगाना। ओके ओके, और हाँ, अगर ये वाला क्वेश्चन मैं अगर चेंज कर दूँ, मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था कि अगर आपका अल्टरनेट फेसेस में जो है क्या बोल सकते हैं, फेसेस में अगर बात हो रही है, सो अल्टरनेट फेसेस में अगर सेंटर की बात हो रही है, सो हम जस्ट अपना जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला को हम बहुत थ्योरेटिकली समझेंगे। और जो आपने अभी अल्टरनेट फेसेस के लिए देखे थे, वो अल्टरनेट फेसेस के लिए आपका जो सेंटर में जो बात नहीं हो रहा था उसमें आप एंड सेंटर्ड का रूल भी लगा सकते हो, क्योंकि एंड सेंटर्ड इज नथिंग बट द अल्टरनेट फेसेस फ्रॉम ईच कॉर्नर, फ्रॉम ईच यूनिट सेल। सो विदाउट कॉर्नरिंग अगर हम बात करें, विदाउट प्रिमिटिव की अगर बात करें, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड हो जाता है। सो अगेन क्वेश्चन को मैं बिना कंप्लीट करके बोलने लग जाती हूँ, सो क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। सो एच सेंटर्ड रिस्पेक्टिवली, मतलब एच सेंटर्ड इज नथिंग बट फेस सेंटर्ड, सो फेस सेंटर्ड का वही ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला। सो 6 × 1/2, बट ये फेस सेंटर्ड के लिए हमको अगर एच सेंटर्ड के लिए चाहिए तो एच सेंटर्ड मतलब एक क्यूब में आपका 12 एच रहता है, और एक एक फेसेस में अगर हम एचेस की बात करें तो 4 रहता है। सो इट विल बी अगेन 3 एटम्स ना। सो आप ऐसे करके अगर लिखेंगे तो और टीचर्स को समझ में आएगा, तो आप ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ वीडियो को चेक कर लीजिएगा, मैंने समझाया था पिछले वीडियो में। सो आपका जो पूरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो आएगा A B 3 C D 3। ओके, कंप्लीट। सो ये आपका सोल्यूशन नंबर 6 का था। अब हम कुछ अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो इसके लिए आपको मैं कुछ समझाना चाहती हूँ कि आपके क्वेश्चन का मतलब क्या बताया गया। यहाँ पर मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस लिए हैं, ये 3 क्वेश्चंस का मतलब देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अ पोटेशियम crystallizes in a body centered cubic lattice, what is the approximate number of unit cell in 4.0 gram of potassium, atomic mass of potassium is 39। देखिए, जो आपका पोटेशियम होता है ना, विच इज़ के हैविंग एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 19। सो 19 जो एटॉमिक नंबर है उसमें आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, यूनिट सेल स्ट्रक्चर, वो होता है बॉडी सेंटर्ड। सो बॉडी सेंटर्ड का होने का मतलब ये है कि आपका जो पोटेशियम एक एटम है, वो एक एटम इस बार कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी सेंटर्ड है इट रिक्वायर्स 2 एटम्स पर यूनिट सेल। हम पढ़े हैं ना, बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स का रिक्वायरमेंट होता है। सो अगर बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स का रिक्वायरमेंट है, सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक एटम से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर एक एटम में अगर एक यूनिट सेल में 2 बन रहे हैं, सो हम बोल सकते हैं कि एक एटम में आपका कहीं ना कहीं हाफ यूनिट सेल बनेगा, एंड हाफ यूनिट सेल इज़ नेवर पॉसिबल। सो हम जब भी एटम्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे या जब हम यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तब हम उससे ज़्यादा का अपना अनुमान लगाएंगे। मतलब कभी भी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हम जब ज्वाइनिंग करेंगे ना, तब हम ज़्यादा बड़ा का हम साइज़ ले सकते हैं, और उसके इक्वल भी साइज़ ले सकते हैं, नॉट स्मॉलर देन दैट। सो इससे हमारा जो बात का थ्योरी आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तब आपका दिमाग में ये आएगा कि क्यों आपका एक यूनिट सेल के ऊपर छोटा यूनिट सेल नहीं बैठ सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक यूनिट सेल कंटेन्स 1 एंड अनदर यूनिट सेल इफ 1 एटम रिक्वायर्स, so it will be half, it should be half, and half unit cell is never possible in any case in any study। so यही मैं आपको बताना चाहती थी। और ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट बेसिक मैंने एक मतलब सार बताया। आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उसका एक न्यूमेरिकली प्रूफ सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो
यहाँ पर मैंने लिख के रखा है पोटेशियम क्रिस्टलाइजेशन इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब यहाँ पर मैं लिखूँगी कि 1। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन विच इज़ says that potassium crystallizes in a body centered unit cell, which is lattice. What is the approximate number of unit cell in 4.0 ग्राम of potassium? Atomic mass of potassium is 39. मतलब यहाँ क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हमारे पास एक पोटेशियम है, पोटेशियम का यूनिट सेल जो है वो हमारे पास एक नहीं है, उससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एक लैटिस की बात हो रही है। और हम उसके बाद में एक क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये पोटेशियम का जो हमारा यूनिट सेल आने वाला नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट सेल वो हमारे ग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है। सो हमारे पास जो डिज़ायर्ड ग्राम रहेगा पोटेशियम का वो हमारे पास 4 यहाँ पर दिया हुआ है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो यूनिट सेल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट सेल आ जाएगा। उसी के साथ हमारा मतलब पहले एटम्स आ जाएगा और उसी से हमारा यूनिट सेल आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमको ग्राम गिवन रहेगा टू फाइंड द यूनिट सेल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन परफॉर्म करना। सो देखिए, पहले हमारे पास हमको लिखना पड़ेगा 1 यूनिट सेल ऑफ पोटेशियम इज इक्वल्स टू कितना होता है, देखिए पोटेशियम आपका बॉडी सेंटर्ड है तो 2 एटम्स रहेंगे ना, कंटेंस 2 एटम्स पर यूनिट सेल। और x यूनिट सेल ऑफ पोटेशियम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वो हमको फाइंड करना है। सो पहले हमको नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल लेते हैं। सो एटम्स हमारे पास 1 एटम ऑफ पोटेशियम इज इक्वल्स टू कितना मास कैरी करता है एक पोटेशियम का, एक एटम कितना होता है 39 ना, 30 हम क्वेश्चन में गिवन है। एंड एक्स एटम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज़ 4 ग्राम रिक्वायर्ड है। सो मतलब हमको x निकालने के लिए 39x करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 4 करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/39 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ना। सो इसका पूरा आंसर आ जाएगा आपका 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 39। अच्छा, ये आपका क्या है, ये आपका यूनिट सेल है नंबर ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं एटम्स है। ठीक है, यूनिट सेल तो निकल रही है। अब यूनिट सेल निकालने के लिए अगर एक हमारे पास 2 एटम कैरी कर रहे हैं, सो एक्स हमारे पास कितना एटम कैरी करेंगे, इतने। सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ कि एक्स एटम या फिर एक्स यूनिट सेल इज इक्वल्स टू कितना होता है 4 इंटू यही 2 नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 39 इंटू 2 वेयर 2 कैंसिल। सो 2 इंटू 6 देखिए यहाँ पर एक मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ कि अगर आप इसको पूरा करना चाहेंगे सो आपको बाद में जाके मतलब अगर पूरा पॉइंट को हटाना चाहेंगे तो बाद में जाके आपको शायद एक डिवीजन में प्रॉब्लम आ जाए, आपको 0 लेना पड़ेगा। पर अगर मैं सिर्फ एक डेसिमल का हटाऊँ, मतलब अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिखूँ 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में 39 ना, अपॉन में 39। सो आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ, एक सेकेंड, कितना था 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में 39 ना। अब हमारे पास ये है नंबर ऑफ़ यूनिट सेल। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 6.02 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ, मतलब अगर हम इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास कुछ 2 इंटू 60.2 आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसको 10⁻22 कर दिया था। ठीक है, अपॉन में 39। ठीक है, अब 2 इंटू 60.2 करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 120.4
इंटू 10⁻²2, इसको डिवाइड कर दीजिए 39 से। सो करते हैं 120 1204 1204 अपॉन 390। सो 390 का पूरा टेबल पढ़ना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं रिविजन करना। सो 390 डिवाइडेड बाई 1204। सो 390 ones are twos are, it will be like this। 393 सा हो जाएगा फर्स्ट में आपका। 393 सा करके देख लेते हैं। 9 3 से 27 का 2, 3 से 9 10 11। देखिए 1170, 4 सा करने से बड़ा हो जाता, उसे नहीं किया। 10 में से 7 गया, 3 नहीं आ रहा है। ओके 390 अगेन हमारे पास आ जाएगा 390 ज़ीरो सा। ओके सो इट विल बी अगेन 0। देखिए 340 पॉइंट। अब हमारे पास 390 कितना आ जा रहा है, 7 सा 8 सा 9 सा कितना आ जाएगा, 8 सा करके देखते हैं। सो इट विल बी 3120 ना। माइनस 10 में से 2 गया 8। ओके यहाँ पर 2, यहाँ पर ना मैं एक हाथ से पकड़ी हुई इसलिए नहीं हो रहा है। ओके 280। सो इसका आ सकता है कुछ 9 ना, या 7 आ सकता है। 0 अगेन 0 नहीं लेंगे, 7। सो 397 से इट विल बी 2730 समथिंग ना। सो आपका कुछ आ जाएगा आंसर 3.09 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स फॉर 4, आई होप ना 4 ग्राम। ओके 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम। ओके यूनिट सेल। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। थैंक यू। Lies in the face centered cubic lattice, what is the approximate number of unit cell in 2.0 ग्राम of gold? देखिए पहले तो देखिए गोल्ड का कितना होता है एटॉमिक नंबर। कितना होता है गोल्ड का एटॉमिक नंबर, 79 ना। अगेन गोल्ड का एटॉमिक मास 197 होता है, ठीक है। ओके सो अगर गोल्ड का एटॉमिक मास इतना है, सो अगर हम वैसे ही निकालने की कोशिश करें, सो गोल्ड यहाँ पे बताया गया है कि FCC स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूटेड रहता है। सो इफ़ AU इज़ कंट्रीब्यूटेड इन FCC मतलब रिक्वायर्स 4 एटम्स पर यूनिट सेल। सो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट सेल ऑफ गोल्ड contains 4 atoms। So X number of unit cell मतलब how many unit cell of gold will require, कितना है, कितना ग्राम दिया हुआ है, 2 ग्राम ना। सो या फिर हम बोल सकते हैं कितने एटम्स, मतलब ये पहले हमको ग्राम निकालना पड़ेगा। सो एटम्स निकालना पड़ेगा। सो एटम्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमारे पास अगर 1 एटम का कंट्रीब्यूशन रहता है गोल्ड में, कितने मासेस में रहता है, गोल्ड का 197, और एक्स एटम में आपका 2 ग्राम रहता है। सो एक्स एटम निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, बस 2/197 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करना पड़ता है। सो यहाँ पर 2/197 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाता है। अब ये वाला आपका आ गया। अब इसको जस्ट हमारा यूनिट सेल के तौर पे निकालना है। सो यूनिट सेल नंबर ऑफ एक्स यूनिट सेल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक जो इक्वेशन आएगा वो आएगा कुछ 2/197 इंटू 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके सो एक्स यूनिट सेल इज इक्वल्स टू
और 6 पॉइंट, क्योंकि 2 और 4 को मैंने कैंसिल कर दिया था, और 2 × 2 इज इक्वल टू 10⁻23 अपॉन 197 × 2। 197 × 2 करने से आंसर कितना आ जाता है, मैंने यहाँ पर एक लिख के रखा है, सो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सो x यूनिट इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23 अपॉन में 197 × 2 आ जाता है 394। सो x यूनिट सेल है ना, इज इक्वल्स टू, अगर मैं 6.022 को एक अप्रॉक्सीमेट में लिखना चाहूँ तो 6.02 लिख सकती हूँ, इंटू 10⁻23 अपॉन में 394, और 6 पॉइंट अगर मैं हटा दूँ तो 602 × 10⁻21 में इजीली लिख दूँगी, और अपॉन में 394 है, और ये एक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल है ना, ये यूनिट सेल निकल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यूनिट सेल लिख देती हूँ, दिख रहा है? ओके, सो इसको अगर इक्वल लिखूँ तो 394 का मैं पूरा मल्टीपल करूँगी, सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देती हूँ डिवाइड। सो डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ कर दे रही हूँ डिवाइड, 602 डिवाइडेड बाई 394। सो 394 कितना सा, 1 सा 394, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 10 गया 1 सॉरी 0, और इसमें से 4 208 पॉइंट आ जाएगा, 0 लग जाएगा। सो कहाँ आएगा, 5 सा 1970 आता है। ज़ीरो, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 9 गया 1, ओके, इसका आ जाता है 0, कितना सा, ये सही क्या था, हाँ 1970, सो इट विल बी 0, 8 में से 7 गया 1, अगेन 10 में से 9 गया 1, और 394 इंटू 2 करने से आता है 788, अगेन 10 में से 8 गया 2, 9, 10 में से 9 गया 1, 8, 11 में से 8 गया 9, 10, 11, 3, 1, so it will be again some 3120, so 3120, so 7 सा करने से आ जा रहा है। so इसको अगर मैं पूरा आपको अप्रॉक्सीमेटली बताऊँ, so 1.53 into 10⁻21 unit cells will required to cover 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। सो ये जो यूनिट सेल है उसकी संख्या बहुत है, सो आप ध्यान में देखिए, ये आपका जो यूनिट सेल है इस पर बढ़ जाएगा कवर करने में, ठीक है। कवर 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, आई होप इट इज़ क्लियर। अब लास्ट में नॉट द लीस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी है, इधर कर देती हूँ। सो क्वेश्चन बताया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। देखिए आपका जो एक मान लो कि आपका एक क्यूब है, उस क्यूब में हम पढ़ेंगे टेट्रागोनल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे। सो उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा फॉर 1 डायगोनल। सो हमें पता है कि एक रूम है, उस रूम में एक रूम हम एक क्यूब के इक्वल रख सकते हैं। सो एक क्यूब में आपका 4 कॉर्नर्स रहते हैं। सो अगर हम किसी एक फेस की बात करें, सो एक फेस में आपका 4 ही कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं, और 4 कॉर्नर्स में हम अगर उसके ऑपोजिट कॉर्नर की तरफ उसको अगर ज्वाइन करने की कोशिश करें, सो हमारे पास पॉसिबल 4 डायगोनल ही आएंगे, क्योंकि एक कॉर्नर से उसके ऑपोजिट फेस का लोअर कॉर्नर, अपर टू लोअर कॉर्नर ऐसे ही कट पॉसिबल होते हैं। तो आप ही समझो कि मान लो कि मेरे पास एक क्यूब है ना, मतलब आपका जो रूम है आप उससे एज्यूम करना, ठीक है। आप जिस तरह बैठे हैं उस तरह आपका जो फेस है, उस फेस में जो आपको जो दीवार दिख रहा है, वो दीवार में आप एक कॉर्नर ले लो, एक कोना ले लो, उस कोना में आपका जो ये बनने वाला है पॉइंट, वो वाला पॉइंट आपके पीछे के जो वॉल है या पीछे का जो दीवार है उसके नीचे के साइड के जस्ट ऑपोजिट कोने में जाकर टच होगा। मतलब ये वाला अगर आपका फर्स्ट वॉल का फर्स्ट कॉर्नर है, सो इट विल बी टच हियर। सो यहाँ से आपका कुछ इस तरह का जो डायगोनल है वो एक बॉडी डायगोनल क्रिएट होके आ जाएगा। और अगेन जो आपका
ये मैं ज्वाइन करना भूल गई, सॉरी, इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। ओके, सो ये एक बॉडी डायगोनल बन गया। अगेन उसके दूसरे कॉर्नर पे जाइए। सो उसके दूसरे कॉर्नर आपका दूसरे वाला वॉल के कॉर्नर पे, मतलब ये वाला वॉल के कॉर्नर पे अटैच हो जाएगा। सो यहाँ से आपका ऐसे जुड़ेगा एक बॉडी डायगोनल, ये दूसरा वाला बॉडी डायगोनल बना। अगेन ये वाला बॉडी डायगोनल आपका ये वाला बॉडी डायगोनल आपका दूसरे वाले यहाँ के फेस से अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह बनेगा, है ना। और ये वाला जो बॉडी डायगोनल है, ये वाला, वो कौन सा फेस में बनेगा, आप ही बताओ, ये वाला कौन सा फेस में बनेगा, ये वाला ना। सो इट विल बी अगेन टच हियर। सो इसका पॉसिबल एक जो है एटम, वो यहाँ पर आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देगा। और टोटल 4 पॉसिबल डायगोनल्स आर पॉसिबल इन 4 बॉडी डायगोनल्स आर पॉसिबल इन अ 1 क्यूब, ठीक है। सो ये आपका बन गया एक बॉडी का 4 पॉसिबल डायगोनल्स। और क्वेश्चन बताया गया है, पूछा गया है कि अगर एक बॉडी डायगोनल में इफ़ वन बॉडी डायगोनल हैज़ 2 एटम्स, ठीक है, मान लो कि एक बॉडी डायगोनल में 2 एटम है। सो अगर हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल है, तो आप ही बताओ यूनिटरी मेथड करके कि 4 बॉडी डायगोनल्स में टोटल 8 एटम्स ही तो आएंगे, 4 टू 8। सो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि टोटल अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें, सो हमारा जो बॉडी बनने वाला है वो कुछ प्रिमिटिव प्लस डायगोनल बनने वाला है, ठीक है। ये हमारा एक और लेक्चर रहने वाला है, तो आप इसको देखना। हमारा जो टोटल नंबर ऑफ दिस थ्योरी रहता है वो होता है 9, है ना, क्योंकि 8 आपका डायगोनल की तरफ से और एक प्रिमिटिव की तरफ से। इट विल बी टोटल 9 एटम्स पर यूनिट सेल। आपको समझ में आ गया? यही था आज के लिए क्वेश्चंस का बेसिक क्लास। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया मैं आज के क्वेश्चंस को क्यों समझाई एंड क्यों आपके लिए ये ज़रूरी है समझना। आपको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ये चैप्टर का रीडिंग करवाऊँगी, मतलब जो हम इसके जो दूसरे थ्योरीज पढ़ने वाले हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये वाला क्वेश्चंस मैंने इतना समझाया। ये क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, रेशियो समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका भी आपको इन शॉर्ट थ्योरम समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपको टेंसरी वाले न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। एंड ये क्वेश्चंस का करने का मकसद ये था कि आपको क्लियर हो जाए जितने अच्छे से हो पाए। सो प्लीज़ अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप बताइए मुझे कमेंट में, जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूँ अपने समझाने का तरीका। एंड आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस था। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।